नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जीवों में जनन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप सबों को पता है कि क्लास में हम लोग इसका थ्योरी करवाते हैं और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन आपके क्लास में जो आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराते हैं। तो आज हम लोगों का ये वीडियो नंबर 4 होगा और इससे पूर्व हमने आपके मटेरियल्स का या फिर आपके पहला जो चैप्टर है जीवों में जनन, उसका 3 ऑब्जेक्टिव वीडियो दे चुके हैं और आज हम लोग आपके बीच चौथा ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम लोग 51 से लेकर के 120 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। और अगर किसी छात्र को किसी भी क्वेश्चन में समस्याएं हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम तुरंत जो है जब अगला वीडियो यानी इसका पार्ट 4 वीडियो लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसका डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस चैप्टर का थ्योरी के लिए भी हमारा अलग अलग वीडियो पार्ट आने वाला है और जब आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो या फिर इससे पहले वो वीडियो भी निश्चित रूप से देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल और आपके मटेरियल्स के अनुसार है 91 नंबर का सवाल। सवाल कह रहा कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हमको डिस्कशन कर लेना होता है कि उसका थ्योरी क्या कहता है। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाह्य निषेचन क्या कहते हैं। तो निषेचन का मतलब आप तो समझते हैं कि जब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ बाह्य निषेचन, इसका मतलब है कि निषेचन की भी जो क्रिया होती है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाह्य निषेचन क्या है। तो जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के भीतर होती हो, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में फीमेल का जो फिलोपियन ट्यूब होता है, मादा जननांग का एक भाग होता है फिलोपियन ट्यूब, जहाँ पर पहले शोभा मौजूद होती है और जब मेल के द्वारा गैमेट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसफर गैमेट के माध्यम से जब वहाँ पर स्पर्म पहुँचती है तो फिलोपियन नलिका में यानी शरीर के भीतर क्या होता है, स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। यानी जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के भीतर होती हो तो उसे हम लोग बोलेंगे आंतरिक निषेचन, और जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के बाहर होती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बाह्य निषेचन। उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य निषेचन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेढक है, हिरन है, मनुष्य है और घोंघा है। इसमें वैसा कौन सा प्राणी है जिसके शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, मेढक। क्योंकि मेढक एक ऐसा जीव होता है जिसमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो जीवों के शरीर के बाहर होती है। तो हमारा 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल है सीधा 92 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के ही फल के निर्माण को क्या कहते हैं। यानी कुछ ऐसे आपको पता होगा कि फल का निर्माण तभी होगा जब निषेचन की क्रिया होगी, यानी फल का निर्माण तभी संभव होता है जब निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों अनिषेक फलन। याद रखिएगा, जब बिना निषेचन के ही क्रिया का फल की उत्पत्ति हो जाए तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। तो ऑप्शन नंबर बी है, चूंकि अनिषेक जनन यहाँ ऑप्शन दिया गया है और तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 92 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है कि परकंद किसका उदाहरण है। अच्छा, क्लास में हम आपको थ्योरी के समय बता रहे होंगे कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करता है कि परकंद को समझ ले जर, याद रखिएगा, परकंद को समझ लेता है जर, लेकिन वास्तव में जो परकंद है वो एक प्रकार का तना है, भूमिगत तना होता है। परकंद जो है वो क्या है, एक भूमिगत तना होता है। तो यहाँ पर जैसे परकंद क्या है, आप याद रखना कि परकंद एक प्रकार का भूमिगत तना है। बच्चों याद रखना, परकंद क्या है, एक प्रकार का भूमिगत तना है। और बहुत सारे बच्चे जो थ्योरी नहीं पढ़े होते हैं वो निश्चित रूप से परकंद को क्या समझता है, एक प्रकार का जड़ है, चूंकि मिट्टी के अंदर है तो जड़ होगा। तो यहाँ पर ये जो अदरक है ना, आप देखिए अदरक क्या है, आपको पता होगा कि अदरक जमीन के अंदर पाया जाता है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, केला हो गया, समझे, ये सब जमीन के अंदर पाए जाने वाला भूमिगत तना है। और इस भूमिगत तना को हम लोग बोलते हैं परकंद। हम लोग क्या बोलते हैं, परकंद। ये लंबे समय तक क्या है कि जब तक खराब परिस्थिति रहेगा ना बच्चों, ये जमीन के अंदर दबा रह जाता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो इससे नई कलिकाएं विकसित होती है और उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण था कि परकंद क्या है, को याद रखना कि परकंद एक भूमिगत तना है। और ये चार ऑप्शन में से किसका उदाहरण हो सकता है, परकंद का उदाहरण हो जाएगा अदरक। तो 93 का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पत्तियों के अग्रभाग द्वारा जनन की क्रिया करता है। देखिए आपको हम क्लास में भी बताए थे कि जब पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन की क्रिया होती है तो क्या होता है कि पत्ती का ही कोई ना कोई भाग क्या होता है कि पत्तियों के ही किसी ना किसी भाग से जड़ें निकलती है और ऊपर एक नई कलिकाएं विकसित होती है। और बच्चों उस नई कलिका से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन। तो यहाँ पर कह रहा है कि पत्तियों के अग्रभाग द्वारा जो जनन की क्रिया हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, या चार ऑप्शन में से कौन सा वो है कि जिसमें पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग फॉर्म, यानी इसमें पत्तियों द्वारा जो है वर्धी प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 65 सवाल की ओर, सॉरी 95 नंबर सवाल। कहता है आलू के आँख को क्या कहते हैं। देखिए हम सब अधिकांश जो लोग हैं वो किसान परिवार से हैं। आप सबको पता है कि आलू जो होता है उसमें छोटी छोटी आपको आंखें दिखाई पड़ती है। बहुत सारे किसान के घर में आप देखते होंगे कि जिस समय आलू हम लोग लगाते हैं तो आलू में छोटी छोटी आंखें बच्चों दिखाई पड़ती है। और यही आंख जो है ये क्या करता है, कायिक प्रजनन में भाग लेकर के नए पौधे की उत्पत्ति करता है। जैसे मान लो कि आलू के सतह पर आपको ये 3 आंख दिख रहा है, और अगर आप आलू को 3 भाग में कट कर देते हैं तो तीनों भाग से क्या होगा, एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि आलू के कंद में जो आंखें होती है उस आंखें को हमको क्या कहते हैं। तो उस आंख को हम लोग बच्चे बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। उस आंख को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका। याद रखिएगा उस आंख को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कक्षस्थ कलिका। यानी 95 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 96 नंबर सवाल है, कह रहा है कि मासिक चक्र किसमें होता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से मासिक चक्र किसमें होता है। आप सबको पता है कि मासिक चक्र का मतलब क्या होता है कि जितने भी नॉन प्राइमेट वाले जीव हैं, सॉरी प्राइमेट वाले जीव हैं, उसमें क्या होता है कि मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होती है, मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है। मासिक, जैसे अगर हम मनुष्य में बात करें तो यह चक्र क्या होता है, 29 दिनों का होता है। और किसी भी स्त्री में, किसी भी स्त्री के अंडाशय से अंडाणु बनना एक चक्र के अधीन होता है। उस चक्र को बालक हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र। अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में ये 28 दिनों का होता है और इसकी पुनरावृत्ति जो है होते रहती है। एक महिलाएं जब 12 से 15 साल की आयु में प्रवेश करती हैं तो उनके जननांग से ब्लड का स्राव और हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। और ये जो प्रक्रिया है लगभग 40 से 45 वर्षों तक जो है चलते रहती है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र, समझे। यानी मासिक चक्र जो है महिलाओं में बच्चों यह दर्शाता है कि महिलाएं जो है अब जनन की क्रिया के लिए तैयार है। और अगर हम बात करें कि मासिक चक्र के आधार पर महिलाओं के आयु को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। अगर किसी महिला में मासिक चक्र नहीं शुरू हुआ है तो उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहेंगे।
जब महिलाओं में मासिक चक्र हो रहा होता है तो उस अवस्था को हम लोग जनन अवस्था कहते हैं, और जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया रुक जाती है तो उस अवस्था को हम लोग जीर्णो अवस्था कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि मासिक चक्र में 3 अवस्थाएं होती है महिलाओं में मासिक चक्र के आधार पर। जब किसी महिला में, आगे क्वेश्चन भी होगा कि जब किसी महिला में पहली बार मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मीनार्क, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मीनार्क। और जब महिलाओं में अंतिम बार मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या सवाल था कि मासिक चक्र किस में होता है, तो जितने भी ऋतुस्राव करने वाले जीव हैं, जितने भी प्राइमेट जीव हैं, जैसे बंदर हो गया, कपी हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी में क्या होगा, मासिक चक्र की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। और उदाहरण के तौर पर मैंने मनुष्य में आपको डिटेल से बता भी दिया। तो चलिए इस तरह से हमारा 97 जो सवाल है वो समाप्त होता है। 98 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता। अब देखिए यहाँ भी सवाल कह दिया कि निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। ऑस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है मध चक्र। बालक इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध चक्र, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बालक मध चक्र। ऑस्ट्रस साइकिल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बालक मध चक्र। और इसी में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होगा तो उसको बोलते हैं मासिक चक्र। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि जीवों में जो मध चक्र होता है या फिर ऋतुस्राव होता है उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जितने भी नॉन प्राइमेट जीव हैं, जैसे कि गाय हो गया, भेड़ हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब के सब हैं नॉन प्राइमेट जीव। और एक दूसरा जो कैटेगरी का जीव होता है उसको हम लोग बालक बोलते हैं प्राइमेट जीव, जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, तो उसको हम लोग रखते हैं किस में, प्राइमेट जीवों में। तो इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सवाल यहाँ से बच्चे आपसे पूछा जाता है। कहता कि अब याद रखना कि चक्र कितने प्रकार के बालक, 2 प्रकार के, याद रखना। चक्र मनुष्य में चक्र जो होगा ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। एक होगा मध चक्र और एक बालक होता है ऋतुस्राव चक्र। तो मध चक्र किस में होगा, मध चक्र बालक होता है नॉन प्राइमेट जीवों में, और जो ऋतुस्राव चक्र है वो होता है प्राइमेट जीवों में। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना कि जितने भी चौपाया जानवर हैं, जितने भी कौन है, चौपाया जानवर हैं, जैसे कि गाय हो गया, भेड़ हो गया, कुत्ता हो गया, इस सब में होता है ऑस्ट्रस साइकिल। इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रस साइकिल। और इसके बाद मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर उसको हम लोग मासिक चक्र भी कह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। बालक क्या लगा है, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसका मतलब इसमें मासिक चक्र होगा। तो यानी ना तो गाय होगा, ना भेड़ होगा, ना बंदर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी कुत्ता, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर बालक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप निश्चित रूप से हमको बोलिए, हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे मासिक चक्र के बारे में, या फिर मध चक्र या ऋतुस्राव के बारे में हम लोग एक डिटेल से टॉपिक बनाएंगे, जिसमें डिटेल से बताएंगे कि किस किस प्रकार के जीवों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। तो ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है यानी मध चक्र नहीं होता, तो क्या होगा, ऋतुस्राव चक्र होगा। तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, बंदर में होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। 99 समझे, 100 में एक प्रश्न नीचे हम लोग हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछ देता नहीं है। अब या इसको सीधे शब्दों में अगर इस क्वेश्चन को हम जानेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, ये ना होगा जी। अगर यहाँ लिख रहा है कि द्विलिंगी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा कि एक लिंगी है। द्विलिंगी नहीं है तो मतलब क्या है, एक लिंगी है। तो एक लिंगी मतलब क्या कि वैसा जीव जिसके शरीर में नर जननांग अलग जीव में हो और मादा जननांग जो है वो अलग जीवों में हो, यानी सिंगल जीव रहे, यानी नर जननांग अलग रहे और मादा जननांग जो है वो अलग रहे। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग बोलते हैं एक लिंगी जीव। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे अब लिखा है कि द्विलिंगी नहीं है, तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये द्विलिंगी नहीं है तो मतलब यह क्या है, एक लिंगी है। ये क्या है जी, एक लिंगी है। अगर द्विलिंगी नहीं है तो मतलब ये क्या है, एक लिंगी है। तो एक लिंगी प्राणी मतलब क्या, वैसा जीव जिसमें नर जननांग वाला जीव अलग हो और मादा जननांग वाला जीव अलग हो। तो यहाँ पर कुत्ता एक ऐसा जीव है ऑप्शन में जिसमें कि एक डॉग होता है, एक बीच होता है। आपको पता ही है, एक नर कुत्ता होता है और एक मादा कुत्ता होता है।
तो और नर कुत्ते में नर जननांग पाया जाएगा और मादा कुत्ते में मादा जननांग पाया जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक लिंगी जीव है। तो 99 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका आप पूरे के पूरे 100 नंबर पे हम लोग आगे। आपको पता है कि आपके चैप्टर में जो हमने मटेरियल्स दिया है 147 प्रश्नों का दिया, तो जिसमें हम लोग अभी डिस्कशन आपसे कर रहे हैं 100 नंबर। कहता निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे कि अब इसमें जल की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी, पूरा हम लोग का 100 नंबर सवाल है, कहता कि इसमें जो है जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब युग्मक स्थानांतरण यानी इसका मतलब क्या हो गया कि प्रागकण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, समझे। और इसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं हो, इसके लिए जल आवश्यकता नहीं हो। तो इसके लिए आपको आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म एक ऐसा है कि इसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी शैवाल में भी जल की आवश्यकता है, ब्रायोफाइटा में भी जल की आवश्यकता है और टेरिडोफाइटा में भी जल की आवश्यकता है। तो यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। इसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, समझे। चलिए आते हैं 101 प्रश्नों पे। कहता है युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफर हो सकता है। अब क्या है युग्मक स्थानांतरण, जैसे मान लो कि किसी पौधे का परागकोश है और इस परागकोश के फटने से निकला है परागकण और इस परागकण को पहुंचना है किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए क्या क्या माध्यम ले सकता है बच्चों, तो जल के द्वारा भी हो सकता है, होता है ना जी। जैसे जल में रहने वाले जो बहुत सारे जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या होता है कि जल के पराग एक जगह का परागकोश निकला, वो जल में तैरता हुआ जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकता है। तो जल द्वारा भी हो सकता है। बहुत सारे परागकण ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ करके भी दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वायु द्वारा भी हो जाएगा। ये क्या ऑप्शन है पता नहीं, इसका मतलब हवा हो सकता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी जल द्वारा भी, वायु द्वारा भी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कीट द्वारा। सीधे सीधे ऑप्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं कीट द्वारा। तो यानी युग्मक स्थानांतरण सभी के द्वारा हो सकता है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 102 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। कहते भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को बालक हम लोग बोलते हैं भ्रूणो उद्भव। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, भ्रूणो उद्भव। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भ्रूणो उद्भव। एकदम याद रखिएगा, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को बालक हम लोग बोलते हैं भ्रूणो उद्भव। इसी भ्रूणो उद्भव को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्ब्रायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं जी, इम्ब्रायोजेनेसिस। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर सवाल है कि युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। क्या करा, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा युग्मक के संचयन माने, युग्मक आपको पता है ना दो प्रकार का होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। और बालक जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक, निषेचन बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलता है तो इस प्रक्रिया को बालक हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन का ही दूसरा नाम है सिनगैमी। चूंकि अब यहाँ निषेचन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझे। बहुत बार आप देखे हैं ना कि एक व्यक्ति का दो दो नाम होता है ना जी, उसी तरह से निषेचन का ही दूसरा नाम यहाँ पर क्या दे दिया, सिनगैमी दे दिया। पहले बालक हम लगाते थे ई वाला माइक, अभी भी है, और आज थोड़ा ये जो लगा है ना पीछे से थोड़ा सा अनफिट बुझा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर सवाल है कि इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है। अभी तुरंत हम बोले ना कि क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा था, एक लिंगी नहीं है। और जब एक लिंगी नहीं है तो क्या होगा बालक, क्या होगा, द्विलिंगी। जब यह एक लिंगी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा द्विलिंगी। जब एक लिंगी नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाएगा। अब द्विलिंगी मतलब क्या कि एक ही जीव में नर जननांग भी हो और मादा जननांग भी हो।
तो वैसे ही जीव को हम बोलेंगे जी द्विलिंगी। अब कुत्ता अभी तुरंत बताया कि एक लिंगी है, चूंकि कुत्ता में नर अलग है और मादा अलग है, तो कुत्ता तो होगा नहीं। सीधा सीधी हम लोग, हमारा जो पहला ऑप्शन है ये हो गया खत्म। पहला ऑप्शन जो है हो गया खत्म। दूसरा है तेलचट्टा। तेलचट्टा में भी नर अलग है और मादा अलग होता है, समझे। तेलचट्टा में भी क्या है जी, नर अलग होता है और मादा अलग होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है हो गया खत्म। इसके बाद केचुआ, गाय में तो आपको पता है कि एक गाय है और एक बैल है, तो गाय वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो केचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग केचुआ को मानेंगे द्विलिंगी। तो 104 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 5 नंबर सवाल है कि इसमें से आंतरिक निषेचन किसमें होता है। हमको लगता है रिपीट हो गया क्या जी। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक किसी भी जीव के शरीर के भीतर मिलता हो, जैसे अगर मनुष्य की बात करते हैं तो फिलोपियन ट्यूब में मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि हमको कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जीव के शरीर के भीतर मिलता होगा। तो मछली में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। क्योंकि आपको पता है कि मेल मछली अपना स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है और फीमेल मछली अपना ओवा पानी में रिलीज करता है, और दोनों आपस में मिल करके पानी के बाहर यानी शरीर के बाहर जो है ना मिलता है और वहां पर जायगोट बनाता है। तो मछली खत्म हो गया। उभयचर प्राणी में भी इसी प्रकार को, जैसे मेढक हो गया, इसमें भी बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। अधिकांश शैवाल में भी बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब हो गया जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं, यानी आवृत बीजी पौधे का मतलब होता है कि जिसके भ्रूण कोश के अंदर, याद रखिएगा, भ्रूण कोश के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो आपस में मिलता हो, तो समझे। तो इस प्रकार के पौधे को हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। तो याद रखिएगा आवृत बीजी पौधे के जो, याद रखना है कि आपको भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश के अंदर जो है ना नर युग्मक और मादा युग्मक बालक आपस में मिलता है। तो यानी ये जीव के शरीर का हिस्सा है, और जब जीव के शरीर के अंदर निषेचन होगा तो इसी को ना बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो याद रखिएगा आवृत बीजी पौधे में क्या होगा, आंतरिक निषेचन होगा। तो 105 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 106 नंबर हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता निषेचन की क्रिया में ओव्यूल, यहाँ लिखा है ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब होता है बालक बीजांड। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सर हिंदी भी लिखा कीजिए मटेरियल में, तो बालक डिस्कशन करा ही रहे ना, यहाँ पर हिंदी लिख दे रहे हैं। ओव्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं जी, बीजांड। कहता है बीजांड विकसित होकर के बीज बना लेता है, यानी बीजांड से क्या बन गया जी, बीज बन गया। यानी बीजांड से क्या बन गया, बीज बन गया। जबकि कार्पेल क्या बनेगा, है ना, ये करके की दीवार बनाता है। याद रखिए कार्पेल जो है जब ये विकसित होता है तो बालक ये बनाता है फल की दीवार। याद रखिएगा कार्पेल जब विकसित होता है तो बच्चों क्या बना देता है, फल की दीवार। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में तो कहीं फल का दीवार है ही नहीं, तो फल के ही दीवार को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं जी, पेरिकार्प। जैसे आपको पता है ना पेरिकार्प 3 प्रकार के होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा होता है, एक मध्य वाला हिस्सा होता है और एक आंतरिक हिस्सा होता है। एक को हम लोग एक्सो बोलेंगे, एक को इंडो बोलते हैं, समझे, एक को मीसो बोलते हैं, यानी ये 3 भाग में डिवाइड रहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब वो एक क्वेश्चन यहाँ स्वयं दे दिया जिसको आप आंसर कर सकते हैं कि निषेचन की क्रिया जब होती है तो बीजांड जो है वो विकसित बना करके बीज बना लिया। बीजांड क्या बना लिया, बीज बना लिया। तो ये भी कभी कभी पूछेगा कि निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर दे दिया कि जो बीजांड है ना वो विकसित होकर के बना लिया बीज। अब बचा क्या, कार्पेल। तो कार्पेल से क्या बनेगा, तो कार्पेल से बालक बनेगा फल की दीवार। कार्पेल से क्या बनेगा, फल की दीवार, और इसी फल की दीवार को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पेरिकार्प। चलिए 107 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का क्या परिणाम होगा, तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है कि इससे भ्रूणपोष बनते हैं। इससे क्या बनते हैं जी, भ्रूणपोष बनते हैं। यानी 107 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनता है भ्रूणपोष।
जैसे द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ये हम एक अंडाकार संरचना बना है, ये हमारा भ्रूणकोश है, ये हमारा क्या है, भ्रूणकोश है। अब क्या है कि ये जो है इसमें जब भी युग्मक आता है ये आवृतबीजी पौधों में, तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक और एक प्राथमिक नर युग्मक और एक होता है द्वितीयक नर युग्मक। प्राथमिक नर युग्मक जाकर के मिलता है इससे अंड कोशिका से, किससे मिलता है बालक, अंड कोशिका से मिलता है, याद रखिएगा। और द्वितीयक नर युग्मक जो होता है ये मिलता है द्वितीयक केंद्रक से, किससे मिलता है, द्वितीयक केंद्रक से। और द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक, याद रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है, उससे क्या होती है जी, भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। तो 107 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 108 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडज नहीं है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से डिस्कस करते हैं तो बहुत सारा आपका थ्योरी भी होता है। अंडज का मतलब क्या होगा, सजीव परजक, सॉरी कहता अंडज नहीं, अंडज नहीं का मतलब हो गया सजीव परजक, याद रखिएगा, अंडज नहीं बोल दिया इसका मतलब हो गया सजीव परजक। देखिए जैसे कि भ्रूण जो है ना, जैसे जायगोट जब डेवलप करता है तो बालक दो तरह से डेवलप करता है, कुछ भ्रूण जो है वो माँ के गर्भ में डेवलप करता है, तो इस प्रकार के से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं उसको बालक हम लोग बोलते हैं सजीव परजक। और कुछ जो भ्रूण है ना वो अंडे के कवच में विकसित होता है, अंडे के खोल में विकसित होता है, तो इस प्रकार के जो जीव जन्म लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंड परजक। यानी भ्रूण के विकास के आधार पर, याद रखना है, भ्रूण के विकास के आधार पर जीवों को हम लोग दो श्रेणी में बांट देते हैं, एक सजीव परजक और एक अंड परजक। तो सजीव परजक क्या है कि जिनका भ्रूण माँ के गर्भ में डेवलप हो तो उसे सजीव परजक कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। अंड परजक का मतलब हो गया कि जिसका भ्रूण अंडे के कवच में विकसित होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंड परजक, जैसे मुर्गी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, कहता कि अंड परजक नहीं है तो इसका मतलब सजीव परजक है। और सजीव परजक है का मतलब क्या है, जिसके भ्रूण का विकास माँ के गर्भ में होता है। अब इधर देखिए चार गो ऑप्शन में क्या क्या है, मानव स्वयं दइए दिया है, तो मानव का जो भ्रूण होता है इसका विकास कहाँ होगा, इसका विकास होगा माँ के गर्भ में। और बाकी घड़ियाल हो गया, मुर्गी हो गया और सर्प हो गया, इसके भ्रूण का विकास कहाँ होता है, अंडे के कवच में होता है। कहाँ होता है बालक, अंडे के कवच में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर कहता पेनिसिलियम नामक कवक, याद होगा ना 11th में पढ़ाए थे, पेनिसिलियम वही ना जिससे पहला एंटीबायोटिक बना था, एक प्रकार का क्या है, कवक है, में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किसके संचरण के द्वारा होता है। तो आपको अब पता होंगे कि एक कोनेडिया होता है, और कोनेडिया का जैसे क्या है, कोनेडिया क्या छोटा छोटा स्पोर है, कोनेडिया जो कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बना हुआ रहता है, और जब ये हवा में उड़ करके जाता है तो क्या होता है, जहां पर ये जाता है वहां पर एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। तो याद रखिएगा पेनिसिलियम नामक जो कवक है उसमें लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो होता है कोनेडिया के द्वारा। आपको चित्र भी बनाए थे ना, बोले थे कि 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है, थ्योरी वाला कॉपी अगर पलट के देखिएगा तो निश्चित रूप से उसमें आपको कोनेडिया का हमने चित्र बनाया था। तो पेनिसिलियम में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होगा बालक, वो होगा कोनेडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। कहा था इसमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को भी खींच लेता है। तो आपको पता है ना जलकुंभी, याद है, जिसको हम लोग बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते थे। बताए थे ना कि एक जलकुंभी मात्र 9 महीने में जो है ना लगभग 65,000 अपने जैसे नए जलकुंभी को बना लेता है। और जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो कि अगर इस पानी में पनप रहा है ना तो पानी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा ना बालक तो उसको खींच लेगा। आप देखते हैं ना जिस भी पानी में जलकुंभी हो जाएगा उसका मछलियां उस तालाब की या फिर वो नदी है या जलाशय है जो भी है उसका निश्चित रूप से आपको देखिएगा कि उसमें जितनी भी मछलियां हैं जो ऑक्सीजन से सरवाइव कर रही है वो सब के सब धीरे धीरे वहां से मरने लगते हैं। तो अक्सर आप देखे होंगे कि जलकुंभी जहाँ रहता है वो क्या करता है, पानी में से ऑक्सीजन को सोख लेता है, और जब पानी में से ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है तो इससे क्या होता है कि इसमें मछलियां जो है वो सही से पनप नहीं पाती। तो 101 का जो हमारा सॉरी 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 111 नंबर सवाल है कि इसमें से किसमें केवल एक बार अपने पूरे जीवन काल में पुष्प होता है।
यानी ऐसा कौन सा इसमें पौधा है जिसमें पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार ही फूल खिलता है? तो आपके आसपास का पौधा है बांस। याद रखिएगा, बांस एक ऐसा पौधा है जिसमें पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार ही क्या होता है, पुष्प खिलता है। कहता निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है? तो यह थ्योरी में भी लिखा थे कि नीला कुरंजी एक ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में एक बार जो है क्या होता है जी, पुष्प खिलता है। 12 वर्ष में एक बार इसमें पुष्प खिलता है। कहता गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये होता है ब्रायोफाइटा में, कुछ ब्रायोफाइटा में। ये किसमें होता है बालक? ये होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। चलिए 114 नंबर सवाल बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी जानवर है? फिर वही है ना, लगभग एक ही चीज कितने बार आ गया ऑब्जेक्टिव में, और वहां थ्योरी में हम जब पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे छुट्टी मनाते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी जानवर है? द्विलिंगी जानवर का बालक मतलब क्या हुआ कि वैसा जीव जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक के जीव में पाया जाता हो। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। जैसे केचुआ तो 100% होगा, ये हाइड्रा भी है, जोक भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है, ये पूरे का पूरा जो ग्राफ है, केचुआ, हाइड्रा और जोक, ये तीनों एक ऐसे जीव हैं जिसमें एक ही जीव में क्या होता है जी, नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अगुणित गुणसूत्र जो है वो किसमें पाया जाता है? अगुणित आज हम सुबह सुबह बताए थे, और एक बार फिर से इसका थ्योरी समझ लीजिए। बहुत सारा सवाल आपको अगुणित और द्विगुणित से पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अगुणित जब भी पूछे अगुणित, इसका मतलब होता है एन, ब्रैकेट में लिखा रहेगा आपको एन, और इसका मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या है आधी। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है बालक? आधी। याद रखिए अगुणित का मतलब होता है एन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एन, और बालक इसका मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या है आधी। और एक होता है द्विगुणित, याद रखिएगा, एक होता है द्विगुणित, और द्विगुणित को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं 2n, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या इससे दुगुनी हो जाती है। इससे कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें लिखा क्या है कि अगुणित गुणसूत्र मतलब आधा गुणसूत्र किसमें होता है? तो याद रखिएगा जितने भी युग्मक हैं, याद रखना जितने भी युग्मक है, क्योंकि उसका युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से, और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप सभी युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात अगुणित हो जाती है। तो यहाँ पर युग्मक आंसर दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चूंकि अगर युग्मक नहीं दे तो आप कंफ्यूज मत करना, क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। एस्पर्म भी हो सकता है, ओभा भी हो सकता है, परागकण भी हो सकता है, और अंड कोशिका भी हो सकता है। तो युग्मक दे तो भी सही है, नर युग्मक दे तो भी सही है, मादा युग्मक दे तो भी सही है, एस्पर्म दे तो भी सही है, ओभा दे तो भी सही है, परागकण दे तो भी सही है, और अंड कोशिका दे तो भी सही है। ये सब के सब युग्मक ही हैं, और युग्मक में हमेशा गुणसूत्र की संख्या बच्चे हो जाती है आधी। तो याद रखना कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि अगुणित गुणसूत्र किसमें है, तो याद रखिएगा ये युग्मक में होता है। किसमें होता है? युग्मक में होता है। और युग्मक के लिए आपको क्या क्या याद रखना कि नर युग्मक, मादा युग्मक, या फिर युग्मक, या फिर परागकण, या फिर अंडकोशिका, या फिर एस्पर्म, या फिर ओभा, ये सब के सब युग्मक हैं। और जब भी आपको ये सभी ऑप्शन में रहे उसका आंसर मार दीजिएगा ये है अगुणित। और इसके बाद जो भी संरचना रहे, चाहे जीव का बॉडी रहे, या जीव का कोई अंग रहे, या फिर कोई उत्तक रहे, या फिर कोशिका रहे, ये सब के सब हो जाते हैं द्विगुणित, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है पूरा का पूरा। उदाहरण के तौर पर अगर मनुष्य के कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, मनुष्य के पूरे बॉडी में भी कोशिका क्या है, क्रोमोसोम की संख्या 46 है। मनुष्य का स्पर्म जो शुक्राणु जनन कोशिका से बनता है उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही है, लेकिन मनुष्य का जब स्पर्म बनता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 23, यानी ये हो जाता है अगुणित। और बाकी सभी क्या है बच्चे? द्विगुणित है। चलिए 116 नंबर सवाल है, किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक प्राग नलिका में प्रवेश करते हैं? अभी तुरंत बताए कि किसी भी आवृत बीजी में जब नर युग्मक जाता है तो नर युग्मक की संख्या बालक होता है 2। एक होता है प्राथमिक नर युग्मक और एक होता है द्वितीयक नर युग्मक। तो यहाँ चूंकि पूछ रहा है संख्या, क्या पूछ रहा है जी? संख्या, तो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक नर युग्मक और एक द्वितीयक नर युग्मक।
कहता है किसी अवस्था में डायकोस का उपयोग, डायकोस आपको बताए थे, डायकोस का उपयोग हम लोग किस के लिए करते हैं? तो डायकोस का उपयोग हम लोग करते हैं द्विलिंगी के लिए। 117 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सॉरी एक लिंगी, डायकोस का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए? एक लिंगी के लिए करते हैं। चलिए एक लिंगी यहाँ ऑप्शन में। चलिए यानी एक लिंगी का मतलब क्या हो गया कि वैसा, अगर हम पुष्प में बात करते हैं तो वैसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेश्वर दोनों में से कोई एक पाया जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप पपीता ले सकते हैं। पपीता में क्या है कि पपीता एक लिंगी का उदाहरण है, ये डायकोस का उदाहरण है। इसमें नर पपीता अलग होगा और मादा पपीता क्या होगा, बालक अलग होगा। चलिए कितना आएगा जी, 18। कहता है बांस की जाति में पुष्पन, अभी तुरंत बोले कि जीवन में एक बार, पूरे जीवन में केवल एक बार ही रिपीट किया ना क्वेश्चन, वह क्वेश्चन बस इसी को घुमा करके पूछा गया। कहता है हाइड्रोफिला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, यानी फल के ऊपर में जो छोटी छोटी मक्खियां पाई जाती है, कहता है उसमें जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोसोफिला में बच्चों याद रखिएगा कि गुणसूत्र की संख्या होती है 8। आज हमने लिस्ट में दिया है, आप अब क्लास वगैरह आए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने प्रमुख जितने भी जीव हैं उसके युग्मक में और उसकी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है उसका हमने एक लिस्ट बनाया था, समझे ना। चलिए अगला अंतिम सवाल है आज के लिए, इस वीडियो के लिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर से पार्ट 5 वीडियो में। आज का अंतिम सवाल है कि घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल क्या होता है? तो दोनों का जीवन काल अलग अलग होगा। घड़ियाल का जीवन काल होता है 60 वर्ष, और जबकि मे फ्लाई का जो जीवन काल होता है, जीवन अवधि होता है 1 दिन का होता है। क्या जी? तो जीवन अवधि वाला भी हम आपको लिस्ट दिए हैं थ्योरी में, तो याद रखिएगा घड़ियाल का जीवन कितना, 60 साल, और जो हमारा मे फ्लाई है उसका जो जीवन अवधि है वो कितने दिनों का है जी, 1 दिनों का है। तो इस प्रकार हमारा जो ये पार्ट 4 वीडियो है इसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हम फिर से आपसे मिलेंगे वीडियो नंबर 5 में, और वो हमारे आपके जीवों में जनन का अंतिम वीडियो होगा। निश्चित रूप से आप उसको भी देखिए। तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद।